नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपनी कहानी अय्या आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसे शुरू से अंत तक सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपना विचार भेजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अय्या, आखिर क्या चाहता है रूपललवा? पता नहीं ससुरे के मन में क्या है। अरे इतना भी तो सेंस होना चाहिए कि बेटा अब जवान हो गया है, ठीक ढंग से रहे। यूँ उसका सरेआम नंगे घूमना अच्छा लगता है क्या? अरे भाई साहब, उस दिन तो हद ही हो गई। 10 सवा 10 का टाइम रहा होगा और दिनों की भांति उस दिन भी मैं बाजार जा रहा था। वासुदेव साहब इसी पुलिया पर खैनी खाने के लिए रोक लिया। आपके गांव की तरफ से लड़कियों का एक झुंड स्कूल जा रही थी। लड़कियों को देखकर उपललवा का बेटा पुल के बीचों बीच खड़ा हो गया। लड़कियां उसे नंगा देखकर सहम गई। कुछ मुंह दबाकर हंसने लगी तो कुछ ने शर्म से अपनी नजरें फेर लीं। और यह साला निर्लज की तरह चुपचाप खड़ा लड़कियों के मुखड़े को निहारे जा रहा था। मुझे बहुत ही खराब लगा। उसे उस जगह से भगाने हेतु मैंने डांटा तो हंसने लगा। उसकी हंसी पर मुझे बहुत ही गुस्सा आया। गुस्से में उसका गर्दन पकड़कर पुल के नीचे धकेल दिया और तब कहीं जाकर लड़कियां स्कूल जा पाईं। उस समय न तो उसका बाप ही नजर आ रहा था और न ही माँ, वरना उससे कहता कि अपने बेटे को संभालो, नहीं तो बड़ी मार पड़ेगी। स्कूल में अच्छे भले घरों की लड़कियां पढ़ने जाती हैं। अरे क्या कहते हुए इस निर्लज रूपललवा को। 3 साल से दिल्ली में काम कर रहा था और उसकी मेहरारू यहाँ इस अधपगले लड़के को जन्म दिया। रूपललवा को किसी ने चिट्ठी लिख दी कि तुम्हारे घर भगवान की कृपा से एक लाल पैदा हुआ है। इस पर वह बहुत ही लाल पीला हुआ और दिल्ली से वापस चला आया। घर आकर अपनी मेहरारू को इतना पीटा कि अब भी जब कभी पुरवैया बयार चलती है उसके पोर पोर में दर्द का झोंका उठ जाता है और वह पीड़ा से कुलबुलाने लगती है। लेकिन इसके आगे कर भी क्या सकता था बेचारा रूपललवा। अपने रूप की रानी को छोड़ भी तो नहीं सकता था। हार दार कर वह इस पुल के नीचे गंडक प्रोजेक्ट के ऑफिस में चला आया। यह सब गंडक प्रोजेक्ट के ठेकेदार की कृपा थी कि रूपललवा के सिर पर फिर से छप्पर नसीब हो गया। फिर वह इस डर से दिल्ली न गया कहीं दूसरा तीसरा लाल पैदा न हो जाए। और अब वही रूपललवा का बेटा लड़कियों को देखकर साक्षात कामदेव की तरह खड़ा हो जाता है। रूपललवा के कान पर जूं न रेंगता है। कहने पर जवाब देता है, का करूं मालिक, कपड़ा लत्ता के कोनो इज्जत नहीं। तुरंत में फाड़ देता है ससुरा। बात एकदम सही था। आज तक उसके तन पर किसी भी प्रकार का वस्त्र 10 मिनट से ज़्यादा तक टिक न सका। लोग उसे नंगा देख उसकी अकिंचनता पर तरस खाकर कपड़ा पहना देते। लेकिन पता नहीं क्या दुश्मनी थी उसे कि कीमती से कीमती वस्त्र भी 10 मिनट में चिथरे चिथरे हो जाते। गर्मी तो गर्मी, जाड़े में भी यही दशा रहती। उसके रहने का यही अनोखा अंदाज था। उसे नंगे रहने में जितना मज़ा आता शायद कपड़ा पहनकर रहने में नहीं। या हो सकता है कपड़ा उसे बंधन सा प्रतीत होता हो और वह बंधन मुक्त उन्मुक्त जीवन यापन करना चाहता हो। जहाँ जहाँ उसकी महतारी जाती पीछे पीछे वह परछाई की तरह जाता, एकदम नेकेड। गणेश भाई से मेरी बातचीत का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी था। जिज्ञासाओं के अगम भंडार सुरथा के मुंह की तरह बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ऐसे भी यक्ष प्रश्न थे जिसका उत्तर हमारे पास न था। तभी गांव के तरफ से लल्लू जी आदम के। लल्लू जी हम लोगों को पुलिया के बीचों बीच आपस में बात करते देख बोले, क्या बात है भैया, अय्या की कोई कहानी वहानी हो रही है क्या? हम दोनों किंचित आश्चर्य के सागर में डूब गए। अय्या शब्द प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो गया। अनायास ही हमारे मुंह से निकल पड़ा, अय्या। लल्लू जी बोले, अरे यही अय्या रूपललवा का बेटा।
अच्छा, तो इसका नाम अय्या है? मैंने पूछा। लल्लू जी, नहीं भाई, इसका कोई नाम नहीं, सिर्फ मैं इसे अय्या कहकर पुकारता हूँ। अय्या शब्द मेरी रिसर्च का परिणाम है। अय्या का क्या मतलब होता है? गणेश भाई ने प्रश्न किया। लल्लू जी बोले, कुछ भी मतलब नहीं होता। यह शब्द सिर्फ उसे स्पंदित कर खुशियाँ प्रदान करती है, बस। अय्या शब्द सुनते ही वह इस प्रकार हंसने लगता है मानो उसे गुदगुदी लग रही हो। उत्तेजित होकर उछलने भी लगता है वह। गणेश जी, अरे भाई, वह तो डांटने पर भी उछलने कूदने लगता है। उस दिन जब मैंने उसे डांटा और कपड़ा पहनने के लिए कहा तो वह हंसते हुए उछलने कूदने लगा। लल्लू जी आत्मविश्वास से लबलबे स्वर में बोले, मैं मान नहीं सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सिर्फ अय्या शब्द ही उसके हृदय में स्पंदन ला सकती है, यह मेरा पूरा विश्वास है। मैं भी अपनी जिद पर अड़ गया। आखिर मैं भी तो कुछ अनुभव रखता था। विगत घटनाएं प्रैक्टिकल की तरह थी। लल्लू जी बोले, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आप कोई अन्य नाम लेकर जोर से पुकारिए। अगर वह उछलते कूदते आपके सामने आ गया तो फिर बोलिएगा, मेरा पूरा विश्वास है वह सिर्फ अय्या शब्द सुनकर ही उछलता है, कूदता है। मैंने जोरों से आवाज़ लगाया, अभय, विनय, प्रशांत। मेरी आवाज़ दिगंत तक गूंज गई। जोर से चिल्लाने पर खांसी भी आ गई, लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर न मिला। लल्लू जी हंस पड़े। उनकी हंसी मेरे पराजय का द्योतक था। भला उसे मैं कैसे आसानी से स्वीकार कर लेता। बोला, हो सकता है वह इस समय अपने घर में मौजूद न हो। लल्लू जी बोले, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी माँ इस समय आपकी नज़रों के सामने गोबर से उपले बना रही है। वह निश्चय ही अपने माँ के इर्द गिर्द ही होगा, या तो वह अपने झोपड़ी में होगा या ह्यूम पाइप के अंदर सोया होगा, जहाँ से उसकी माँ उसे दिखाई दे रही होगी। मैंने पराजय स्वीकार करते हुए बोला, ठीक है, अब मैं आपकी रिसर्च किए नाम से पुकारता हूँ, देखें क्या परिणाम निकलता है। अय्या, अय्या, मैंने जोर से आवाज़ लगाया। उसकी आवाज़ को सुनकर माँ देखकर पीछे मुस्कुराई। ह्यूम पाइप के अंदर से अट्ठास के स्वर सुनाई देने लगे। हा 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 हा। इस बार लल्लू जी बोले, अय्या, अय्या। वह अट्ठास करता हुआ हम लोगों के सामने चंद लम्हे में ही हाजिर हो गया। उस समय भी वह एकदम नेकेड था। लल्लू को देखकर पता नहीं या अय्या शब्द सुनकर वह आनंद विभोर हो रहा था, अपने मगन में उछल कूद रहा था। अब तो मैं लल्लू जी का कायल हो गया। लल्लू जी बोले, अब बोलिए, मेरा रिसर्च परफेक्ट है ना? मैं चुप ही रहा। अय्या अब भी उछल रहा था और हा हा कर रहा था। मुझे खामोश देखकर गणेश भाई बोले, लल्लू जी, आप तो वाकई ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट हैं। एक मौन मूक विक्षिप्त बालक के अंदर स्पंदन की लहर फूंक सकते हैं, लेकिन यह सब कैसे संभव हुआ? लल्लू जी मुस्कुराते हुए बोले, भैया, मैं कोई ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट नहीं, मैं तो एक नन मैट्रिक बेरोजगार युवक हूँ। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि सोसाइटी में मुझे कोई अनपढ़ या गंवार नहीं कह सकता। शुरू से ही मुझे अद्भुत कारनामों में गहरी दिलचस्पी रही है। इस बालक को मैंने बचपन से ही देखा है। इसके अंदर अजीब अजीब से करतब छिपे हुए हैं। मैंने इसके साथ अटखेलियाँ खेली हैं, अपने सादृश्य से इसे पाया है। जैसे बचपन में मुझे किसी ने कतिपय कारणों से पीट दिया या किसी भी कारणवश मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए पैंट शर्ट के बटन तोड़ डाला करता था। गुस्से से चिल्लाते हुए पैर पटकते और बाल नोचने लगता था। सामने जो कोई मिल जाता उसे दांत काट लेता था। घर का सामान इधर उधर फेंक देता और जब गुस्सा शांत होता, पिताजी की मार का डर सताने लगता, तब मैं एकांत में जाकर
शांति पाने की कल्पना किया करता, अपने किए कृत पर पश्चाताप करता। उस समय जेहन में अजीबोगरीब शब्दों के बादल उमड़ते घुमड़ते रहते, अय्या भैया मैया, और मैं गुनगुनाने लगता, अय्या भैया मैया मेरे जीवन के नैया, उसके कौन खेबैया, अय्या भैया मैया। पहले माँ आती मैं न मानता, भैया आते मैं उन्हें भी झिड़क देता, पिताजी आते पता नहीं उनके डर से या किस कारण से उनके साथ चुपचाप चला जाता, उनके ही साथ खाना खाता, उनके ही साथ सोता। फिर 2-3 दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाता। बचपन से ही मैं इसे देखता रहा हूँ, वही रूप वही गुण, वैसे ही मौन मूक अपने इतिहास को कहता, अपने वर्तमान पर हंसता और भविष्य की योजनाओं से सबको अवगत कराता, मुस्कुराता, सर्वत्र नंग धरंग उन्मुक्त विचरण करता, अपने बाप की छाया से कोसों दूर, माँ की परिछाया का अनुगामी। जब कभी मौका मिलता मैं इसे पकड़ लेता, पहले चॉकलेट खिलाता, फिर सिंघाड़ा, फिर जिलेबी, और इस तरह यह मेरा परम मित्र बन गया। मेरी आवाज़ सुनकर यह चौकन्ना हो जाता और दौड़कर मेरे पास आ जाता। मैं हमेशा इसे कुछ न कुछ देता रहता हूँ। मैं इसे अय्या कहकर पुकारने लगा और यह अय्या शब्द सुनकर आह्लादित होता, उछल कूद मचाता और इस प्रकार इसके मुख से भी अपने माँ के लिए अय्या शब्द निकलने लगा। लल्लू जी थोड़ी देर के लिए रुके, फिर बोलना शुरू किया। एक दिन देवी ठाकुर ने मुझसे कहा, लल्लू आखिर तूने इसका नाम अय्या रख ही दिया। मैंने कहा, हाँ भाई, अय्या ही इसका नाम ठीक रहेगा। इस पर देवी ठाकुर बोले, पता है इसके बाप का भी नाम अय्या ही था। अय्या? लल्लू जी चौंके। हाँ, गंडक प्रोजेक्ट का ठेकेदार, बांध बनाने वाला अय्या। देवी ठाकुर बोलते रहे, वैसे उसका नाम अय्यास अली था, लेकिन उसकी अय्याशी के कारण उसके मित्र मंडली के लोग उसे अय्या कहकर पुकारते थे। दिन भर रुकमतिया बांध पर काम करती और रात में अय्यास अली ठेकेदार की अंकशायनी बना करती। ठेकेदार दारू पीता, मांस खाता और रुकमतिया पर पैसे लुटाता था। रूपललबा तो उस समय यहाँ न रहता था। जब आया तो ठेकेदार उसे पुलिया के नीचे वाला घर दे दिया और उसे बुलडोजर की रखवाली के लिए चौकीदार नियुक्त कर दिया। पता नहीं चौकीदार नियुक्त कर वह कहाँ चला गया। उस दिन से इसी पुलिया के नीचे इसका रैन बसेरा हो गया। गणेश भाई बोले, वह सब तो ठीक है लल्लू जी, लेकिन अब इसका यूँ नंगे रहना ठीक नहीं। इस रास्ते से जवान जवान लड़कियां स्कूल कॉलेज पढ़ने जाती हैं और यह छोकरा उनके सामने कामदेव की मुद्रा में पैशाचिक रूप धारण कर खड़ा हो जाता है। लल्लू जी गणेश भाई की बात समझ गए, मुस्कुराकर बोले, ठीक है, इसे अभी पैंट पहनाते हैं, और उसकी माँ को बुलाकर एक पैंट मंगवाया। पैंट देखकर अय्या पीछे खिसकने लगा, लेकिन लल्लू जी के इशारे के कारण वह भाग न सका। सबों ने मिलकर उसे पैंट पहनाया। लल्लू उसकी माँ बोली, यहो पैंट के फटही के लिकल है। लल्लू जी ने उसे समझाया, बालक अब सयाना हो गया है, इसीलिए कपड़ा पहनाने की कोशिश करनी चाहिए, इसी में गांव समाज की इज्जत है। वह आपस अपने काम पर चली गई। इधर अय्या पैंट पहन लिया और दोनों हाथों को हवा में लहरा लहरा कर उछलने लगा और गुनगुनाने लगा, हा 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 हा। सभी उसके इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को देखकर आश्चर्य कर रहे थे। उछलते कूदते सबसे पहले उसने पैंट के एक बटन को तोड़ा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर, और धीरे धीरे वह पूरे पैंट को देखते ही देखते फाड़ कर चिथड़े चिथड़े कर डाला। जब वह पूरी तरह से नंगा हो गया तब वह वहीं जमीन पर सो गया, मानो कोसों दूर से पैदल भाग कर आया हो। उसकी सांसें फूल रही थी, उसका सीना किसी लोहार की धौकनी के समान चल रहा था, उसके चेहरे पर परम संतुष्टि के भाव थे। हम सभी आश्चर्यचकित थे और लल्लू जी चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। कहानी यहीं समाप्त होती है।
सुनने के लिए धन्यवाद।